नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर बीएससी पार्ट थर्ड के इकोलॉजी एंड इथोलॉजी पेपर के एक टॉपिक व्यवहार के अवधारणाएं या व्यवहारिकी की अवधारणाओं के अंतर्गत फिक्स्ड एक्शन पैटर्न अर्थात नियत क्रिया प्रतिमान का अध्ययन करेंगे। नियत क्रिया प्रतिमान क्या है, इसका परिचय क्या है, इसमें कौन से बिंदुओं के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला इसका परिचय, दूसरी इसकी विशेषताएं, तीसरा इसका उदाहरण, चौथा रिलीजर या मोचक और इंस्टिंक्ट के आधार पर हम नियत क्रिया प्रतिमान का अध्ययन करेंगे। नियत क्रिया प्रतिमान की सर्वप्रथम परिचय या परिभाषा। नियत क्रिया प्रतिमान जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाला व्यवहार है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के माध्यम से संचरित होता है, नियत क्रिया प्रतिमान कहलाता है। A fixed action pattern is a sequence of unlearned innate behavior that is unchangeable once initiated. It is usually carried to complete a fixed action pattern is triggered by an external sensory stimulus known as sign stimulus। अर्थात नियत क्रिया प्रतिमान इस प्रकार का असीखा जिसे हम कहीं से सीख नहीं सकते, जो नैसर्गिक होता है अर्थात वंशागत व्यवहार होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के माध्यम से संचरित होता है। इसे एक पीढ़ी के या एक जाति के सदस्य अपने दूसरे सदस्यों का अनुकरण करके सीख नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टर्म पर ध्यान देना होगा और वो टर्म है कैस्पर हाउजर्स। कैस्पर हाउजर्स किसे कहा जाता है? कैस्पर हाउजर्स, सपोज दैट कोई बैया का एग्जाम्पल ले ले या किसी भी पक्षी का एग्जाम्पल ले ले। कैस्पर हाउजर्स ऐसे पक्षी या एनिमल्स को कहा जाता है जिनकी नवजात अवस्था में ही हम उनको उनके प्राकृतिक वातावरण से आइसोलेट करते हैं और लैब कंडीशन में उनकी ग्रोथ करवाते हैं और तत्पश्चात उनको लैब में ही वर्दी होती है उनकी, और उनको उनके किसी भी जाति के अन्य सदस्यों से मिलने नहीं दिया जाता। ऐसे सदस्यों को हम कैस्पर हाउजर्स कहते हैं। सपोज दैट आप बैया का एग्जाम्पल ले, अपन वीवर पक्षी वीवर बर्ड जिसको कहते हैं, बैया। सपोज दैट एक बैया का हमने कैस्पर हाउजर्स बना लिया, अर्थात एक बैया का एक बच्चा जिसको हमने एक को लैब में इंक्यूबेट किया और इंक्यूबेशन के बाद में लैब में ही वो बच्चा हमारी देख रेख में हैच आउट होता है और हैच आउट होने के पश्चात वो बड़ा होता है और हम ये
श्योरिटी रखते हैं कि किसी भी प्रकार वो किसी अपनी जाति के अन्य सदस्यों के साथ न मिला हो। जैसे ही भैया का प्रजनन काल आता है और वो भैया का बच्चा वो बड़ा होता है और उसका प्रजनन काल आता है और तब वो घोंसला निर्माण करता है, तो उसके द्वारा बनाए गए घोंसले और प्राकृतिक तौर पर बनाए गए भैया के घोंसले के में किसी प्रकार डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अतः स्पष्ट होता है कि उस भैया को घोंसला बनाना किसने सिखाया था? मनुष्य ने तो नहीं सिखाया, और उसने अपने जाति के अन्य सदस्यों से इसे भी नहीं सीखा, क्योंकि हमने आइसोलेट कर रखा था। परंतु उसके बावजूद भी उसने सेम घोंसला प्राकृतिक भैया के समान ही बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि घोंसला बनाने का जो व्यवहार है वो उसकी कहाँ से आया? उसकी पीढ़ी से उसमें संचरित हुआ है, अर्थात ऐसा व्यवहार जो जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया है। और भी हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, और ऐसा एग्जाम्पल हम सालमन फिश का भी ले सकते हैं, और ग्रे लेग गूज का भी ले सकते हैं, हिमालयन मोनाल का ले सकते हैं, रिंग नेक फिजेंट का ले सकते हैं, कॉमन पीकॉक का ले सकते हैं, बर्मीज पीकॉक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मनुष्य में बच्चे के रोने की आवाज़ का हम रोना, भूख लगने पे रोना को भी हम जीन्स के माध्यम से नियत क्रिया प्रतिमान मान सकते हैं। नियत क्रिया प्रतिमान जो है उसके निम्न विशेषताएं होती हैं। ये रूढ़िबद्ध अथवा स्थिर होता है। ये जातिवर्तीय परिवर्तन हेतु प्रतिरोधी होता है। इसमें मोचक हेतु सूचन उद्दीपन की आवश्यकता होती है, अर्थात नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति के लिए एक विशिष्ट उद्दीपन की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये रूढ़िबद्ध अथवा स्थिर कैसे होता है। तो इसमें हम ग्रे लेग गूज का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रे लेग गूज में आप स्पष्ट आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे, एक ग्रे लेग गूज है ये, और ये ग्रे लेग गूज है, इसके सामने ये इसका एक अंडा पड़ा है। जब ग्रे लेग गूज का अंडा उसके घोंसले से निकलकर और लुढ़क जाता है और उसे सामने उसकी आंखों के सामने दिखाई देता है, तो ग्रे लेग गूज वो पहले अपनी चोंच को बढ़ाकर अंडे को छूता है, जैसे कि इस चित्र में 20 चित्र में दिखाया गया है। तत्पश्चात वो अपनी गर्दन को और आगे बढ़ाता है और अपनी चोंच को अंडे के ठीक आगे की तरफ रखकर और अंडे को घोंसले की तरफ लुढ़काना शुरू कर देता है, और यही क्रम बार बार वो रिपीट करता है और उस अंडे को लुढ़का कर ही घोंसले में लेकर आता है। ये ऐसा व्यवहार उसने अपनी जाति के अन्य सदस्यों को देखने को नहीं मिला है, परंतु जितने भी एक जाति के, या हम कह सकते हैं ग्रे लेग गूज प्रजाति के प्रत्येक सदस्य, जब उनके घोंसले से अंडा बाहर खिसक जाता है तो इसी प्रकार वो वापस इस संपूर्ण प्रक्रम को बार बार दोहरा कर अंडे को अपने घोंसले के अंदर लेके आता है। अर्थात ग्रे लेग गूज की जाति के अंदर ये व्यवहार देखा जा सकता है, और ग्रे लेग गूज बड़ा ही रूढ़िबद्ध है। आपने देखा और आपने इंटरफेयर भी किया और उस अंडे को उठाकर वापस आपने रख दिया तो भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और वो कोशिश करेगा कि अंडे को लुढ़का कर ही उसके अंदर से लेके आए। इसी के संबंध में मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। कॉनरेड लॉरेंज एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल उन्होंने लिया है। लॉरेंज के अनुसार नियत क्रिया प्रतिमान दर्शाते हुए जंतु ऐसा प्रदर्शन करते हैं मानो वो किसी तनाव से मुक्ति प्राप्त कर रहे हो। जैसे कि आप एक गिलहरी का एग्जाम्पल लें, और एक गिलहरी को आपने पिंजरे में कैद कर दिया,
पिंजरा लोहे का बना हुआ है और गिलहरी को आप कुछ नट्स अर्थात मूंगफलियां खाने को दिया, तो गिलहरी की आदत है कि भोजन को प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए वो बचाकर संचित करके रखती है। अर्थात कुछ भोजन की मात्रा को अपने किसी पेड़ की जड़ों के पास खोदकर, उसमें मिट्टी खोदकर, मिट्टी में या बिल के चारों तरफ खोदकर गाड़ देती है। अब जब आपने गिलहरी को मूंगफली के दाने दिए हैं तो गिलहरी उन दानों को पिंजरे के अंदर लेकर जाती है और लेकर जाने के बाद में वो क्या करती है, पिंजरे को खोदने की कोशिश, एक्टिंग करती है, अपने पाँव से पिंजरे को खोदने की एक्टिंग करती है और कुछ देर खोदने की एक्टिंग करने के पश्चात वह उस मूंगफली के दाने को वहाँ रख देती है और दबाने की कोशिश करती है और आ जाती है। भले ही वो दाना उसके सामने, उसकी आंखों के सामने उसे अब दिखाई दे रहा है, पर ऐसा करने से मानो कि गिलहरी किसी एक तनाव में थी और वो उस तनाव से मुक्ति प्राप्त कर रही थी। अतः इस व्यवहार से आपको स्पष्ट हो जाता है कि नियत क्रिया प्रतिमान इस प्रकार का व्यवहार है, यदि उसका प्रदर्शन नहीं होता है तो मानो वह प्राणी एक विशिष्ट प्रकार की तनाव से ग्रसित हो जाता है और नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति होते ही जैसे वो तनाव से मुक्त हो जाता है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल पीत सटकी चिड़िया का हम ले सकते हैं, जो प्रजनन ऋतु में घोंसला बनाने की प्रक्रिया करती है, पर यदि उसे पिंजरे में उसे घोंसला बनाने की सामग्री उपलब्ध नहीं होती है तो वो अपने ही पंखों को अपनी चोंच में दबाकर पिंजरे के एक कॉर्नर में जाती है और वहाँ पे उस पंखों से इस प्रकार का व्यवहार करती है कि मानो वो घोंसला बना रही है, भले ही चाहे पंख अभी भी उसके शरीर से लगे हुए हैं। और कुछ समय पश्चात में वो वहाँ से पुनः लौट आती है और अपने आप को उस तनाव से मुक्त कर लेती है। इस प्रकार हम इन उपरोक्त दोनों एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि नियत क्रिया प्रतिमान कुछ प्राणियों के लिए एक प्रकार, यदि अभिव्यक्ति ना हो तो एक प्रकार के तनाव के समान कार्य करता है। एक और एग्जाम्पल हम पिंजरे में कैद चूहिया का ले सकते हैं। पिंजरे में कैद चूहिया को भी यदि घोंसले बनाने की सामग्री नहीं दी जाए तो अपनी ही पूंछ को मुंह में दबाकर और एक तरफ जाकर घोंसले बनाने का एक्टिंग करती है और मानो कुछ समय पश्चात वो उस तनाव से मुक्त हो जाती है। तो आपने देखा कि नियत क्रिया प्रतिमान एक रूढ़िबद्ध होता है और एक स्पष्ट तरीके से ही प्रदर्शित होता है। आप एक और अनोदर एग्जाम्पल में लोरेंज के द्वारा बतख का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं या गीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बतख के बच्चे अपने अंडे जैसे ही वो हैच आउट होते हैं, क्या होते हैं, हैच आउट होते हैं, वो हैच आउट होते ही पहली बार जिस किसी वस्तु को या प्राणी को या एनिमल को देखते हैं तो उसको अपनी माँ समझ लेते हैं। तो लोरेंज के कई ऐसे प्रयोग हैं जिनमें उन्होंने सिद्ध किया कि बतख के बच्चे इम्प्रिंट हो जाते हैं और फिर उसी वस्तु को जो प्रथम बार देखते हैं वो उस वस्तु को अपनी माँ समझ लेते हैं और उसके प्रति अपनी माँ के जैसा व्यवहार वो करते हैं। अगले एग्जाम्पल में आप स्टिकल बैक, ये दिखाई दे रही है, स्टिकल बैक फिश का एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्टिकल बैक फिश प्रजनन काल में स्टिकल बैक फिश जो नर स्टिकल बैक होता है उसका जो एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट होता है वो रेड हो जाता है और एब्डोमेन का लोअर पार्ट रेड होना एक आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। जैसे ही जितना गहरा रेड होगा इसका मतलब वो नर उतना ही अपना पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगा और जैसे ही वो नर
जिसका एब्डोमेन रेड हो रखा है, वो स्टिकल बैक मछलियों के अन्य नरों के पास जाता है, तो स्टिकल बैक मछलियों के झुंड में हलचल या खड़बड़ी मच जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये अपने घोंसले की रक्षा करता है, रेड पोर्शन को दिखाकर। जो नर आते हैं उनको बार बार रेड पोर्शन दिखाकर वो घोंसले को क्या करता है, चेस करता है। और चेसिंग करते समय लड़ाई भी करते, दो नर के मध्य फाइटिंग भी हो जाती है। तो इसका मतलब रेड पार्ट आक्रामकता का प्रतीक है। अब ये चीज़, ये भी नियत क्रिया प्रतिमान सभी स्टिकल बैग्स में आप देख लेंगे। जैसे ही मेल स्टिकल फिक्स अनोदर मेल को देखता है तो उसके ऊपर अटैक प्रारंभ कर देता है। ये भी एक नियत क्रिया प्रतिमान के लिए है। और वो एब्डोमेन का रेड पार्ट साइन स्टिमुलस का एग्जाम्पल करता है, का कार्य करता है, जिससे नियत क्रिया प्रतिमान FAP फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की अभिव्यक्ति होती है। इंस्टिंक्ट्स देखते हैं। इंस्टिंक्ट्स में क्या होता है, बिहेवियर, जो जन्मजात व्यवहार जिसको हम कह सकते हैं, नैसर्गिक व्यवहार हम कह सकते हैं। कि एक टर्टल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। न्यूली हैज्ड सी टर्टल, जो मिट्टी के अंदर, जो समुद्र होता है उसके किनारे पे मिट्टी में जन्म लेते हैं। और जैसे ही वो मिट्टी में जन्म लेते हैं, मिट्टी में जन्म लेने के बाद में वो समुद्र की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे इस चित्र में आपने देखा होगा कि ये छोटा सा बेबी टर्टल है और इसी की तरफ जाता है। इसने अपनी जाति के अन्य सदस्यों किसी को नहीं देखा है और ये जन्म लेते ही सीधा किसकी ओर, सी की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा, कोई भी कुत्ता जो पानी में भीग जाता है, पानी में भीगने के बाद में बाहर आता है तो वो अपने बालों को इस प्रकार से झड़कता है। आप जितने भी कुत्ते हैं उनमें बालों को एक बार पानी से बाहर आकर झड़काने की जो प्रक्रिया है उसने किसी से देखकर नहीं सीखा। ये छोटे से बेबी में आप उस चीज़ को करते। तो ऐसे व्यवहार जिनको उन्होंने अपने जाति के अन्य सदस्यों से नहीं सीखा, परंतु वो व्यवहार उनकी जाति के सेम, उसकी जाति के अन्य सदस्यों के समान ही होते हैं। ये व्यवहार कहाँ से आए? ये व्यवहार जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी में ट्रांसफ़र होते हैं। और ऐसे व्यवहार इंस्टिंक्ट व्यवहार या FAP नियत क्रिया प्रतिमान की श्रेणी में ही आते हैं। नियत क्रिया प्रतिमान में रिलीजर्स की भी अपनी एक भूमिका होती है। रिलीजर्स कुछ नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति के लिए एक विशेष प्रकार के उद्दीपन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक विशेष प्रकार के उद्दीपन की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइन स्टिमुलस। यदि साइन स्टिमुलस नहीं मिले या चिन्ह उद्दीपन नहीं मिलेगा तो नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति नहीं होगी। लॉरेंज 1972 ने बताया कि नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति के लिए साइन स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। और इसके लिए इन्होंने जो रिलीजर्स होते हैं, मोचक होते हैं, जो नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति के लिए मोचक का कार्य, साइन स्टिमुलस का कार्य करते हैं, उनको इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा। विजुअल रिलीजर्स, जिसको श्रव्य मोचक कहते हैं, ठीक है। दृश्य, विजुअल का अर्थ होता है दृश्य मोचक, दूसरा श्रव्य मोचक और तीसरा है केमिकल मोचक, अर्थात केमिकल रिलीजर्स, ऑडिटरी रिलीजर्स और विजुअल रिलीजर्स। विजुअल रिलीजर्स के अंदर हम पीकॉक और पी हेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब प्रजनन काल के अंदर पीकॉक डांस करता है पी हेन को अट्रैक्ट करने के लिए, और पीकॉक के डांस को देखकर, ब्यूटीफुल डांस को देखकर फीदर से अट्रैक्ट होकर पी हेन पीकॉक के तरफ जाकर चली जाती है और प्रजनन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। सेम इसी प्रकार हम एग्जाम्पल ऑडिटरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कुको बर्ड्स, जिसे नाइट एंगल्स भी कहते हैं,
वो नैसर्गिक व्यवहार फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए गाना गाते हैं और उन गाने को सुनकर फीमेल अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये ऑडिटरी या श्रव्य मोचक हो गया जो नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति करता है। इसी तरह से हम केमिकल रिलीजर्स का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे एंट्स का एग्जाम्पल दिया है और एंट्स की एक लाइन देख रहे होंगे, पर्टिकुलर एक लाइन, एक एंट के पीछे एक एंट जा रही है। इसमें एंट्स एक विशेष प्रकार के 6 फेरोमोन का सीक्रेशन करती हैं और सभी एंट उस फेरोमोन्स का अनुसरण करती एक दिशा में चली जाती है। अर्थात वो फेरोमोन्स उन एंट को एक दिशा में गति करने की नियत क्रिया प्रतिमान की अभिव्यक्ति के लिए एक साइन स्टिमुलस का कार्य करता है और इस प्रकार एंट एक नियत क्रिया प्रतिमान की प्रदर्शन कर पाती हैं। आशा है आज के इस टॉपिक में एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नियत क्रिया प्रतिमान के लिए साइन स्टिमुलस की आवश्यकता होती है और उसके लिए ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तक एक्वेरियम के अंदर तैरती हुई फिशेस को हम कोई विशेष प्रकार का अलार्म नहीं सुनाते हैं तो फिश पूरे एक्वेरियम में मूवमेंट करती नज़र आती हैं। पर जैसे हमने कि विशेष प्रकार का उद्दीपन एंट्स को दिया फिश को दिया तो एक्वेरियम में उपस्थित सभी फिशें पेंदे की ओर एक कॉर्नर में जाकर एकत्रित हो जाती है और वो अपने मूवमेंट को रोक देती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जैसे एक वो विशिष्ट उद्दीपन मिलते ही फिश की गति बाधित हो जाती है, अर्थात एक वो उस उद्दीपन के प्रति वो एक निश्चित प्रकार का लेस मूवमेंट का जो नियत क्रिया प्रतिमान है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं और वो हमें दिखाई देता है। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में हम साइन स्टिमुलस से रिलेटेड कंसेप्ट से रिलेटेड हम चीज़ें लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।